नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। भले ही लोन या फिर होम लोन की बात करें या इसमें कार लोन की क्यों ना बात कर लें, बीते एक वर्ष में महंगा हुआ हो, लेकिन लोन लेकर घर या कार खरीदने वालों की जो संख्या है उसमें कोई कमी नहीं आई है। बल्कि अगर कुछ आंकड़े हम देखें तो जून 2023 में तो होम और कार लोन जैसे पर्सनल लोन की भी अगर हम बात करें, इनमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इतना ही नहीं, एजुकेशन लोन की भी मांग बढ़ी है। अलग अलग ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन लेने वालों की तादाद में बढ़त दर्ज हुई है। और इंडस्ट्रियल लोन दूसरी तरफ, इसकी जो हिस्सेदारी है वहां पर कमी आती हुई दिखाई दे रही है। कोविड के बाद भारतीय बैंक इंडस्ट्रियल लोन से ज्यादा रिटेल लोन पर फोकस कर रहे हैं, ऑब्वियसली क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। आरबीआई की तरफ से जो डेटा जारी हुआ है उसके मुताबिक 10 साल में देखा जाए तो रिटेल लोन की जो ग्रोथ है उसमें करीब 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। और इस बीच इंडस्ट्रियल लोन की ग्रोथ सुस्त रही है। जून 2023 के मुताबिक अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल लोन की जो ग्रोथ है सिर्फ 49.5% बढ़ी है। 2019 के बाद अगर आप देखें तो बैंकों का रिटेल लोन पोर्टफोलियो जो है वो डबल हो गया है। तो आज हम इस पूरी समीकरण को ही एनालाइज करेंगे, इस पर मंथन करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से ये जो लोन्स की डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है अच्छी बात है, लेकिन क्या इस डिमांड में आगे चलकर कोई खतरा है, हम किस ओर बढ़ रहे हैं, इस पूरे समीकरण की हम पड़ताल करते हैं। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, युविका सिंघल, इकोनॉमिस्ट, क्वांट इको रिसर्च, और साथ ही अपर्णा रामचंद्रा, फाउंडर डायरेक्टर rectifycredit.com। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पूरी पेशकश में। युविका, आप इकोनॉमिस्ट हैं, तो मेरे ख्याल से मैं आप ही से पहले शुरुआत करना चाहती हूँ कि जो बारीकी से आप पढ़ाई लिखाई करती हैं, और अगर इस मुद्दे की ओर मैं इशारा करूं तो इस मुद्दे को आगे कितना जटिल होता हुआ आप देख रही हैं। बैंकों के लिए खुशखबरी है, तमाम उन कंपनियों के लिए खुशखबरी है जो इस तरह के छोटे मोटे लोन्स भी देती हैं, लेकिन खतरे की घंटी अगर मैं कहना चाहूँ युविका, और चर्चा की शुरुआत भी इसी से करते हैं, वो क्या हो सकती है? देखिए, खतरे की घंटी यही है कि जो हमने पेस देखी है इंक्रीज की रिटेल लोन्स में, वो काफी हद तक बहुत शार्प रही है। और इसमें देखा जाए, जो अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ लेंडिंग है, वो ऑलमोस्ट 30% की स्पीड से बढ़ रहा है, जो काफी हमें लगता है कि काफी हाई है हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड से। तो अगर आप देखा जाए कि रिटेल जो डिमांड है लोन्स की, वो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि कंजम्पशन हमारी इकोनॉमी में बाउंस बैक कर रहा है। जैसे कि आपने बोला, कोविड के बाद हमने देखा कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन की वेव आई गई, जो पेंट अप डिमांड थी, ना सिर्फ गुड्स के लिए, इवन सर्विसेज के लिए। हमने देखा है कि पिछले एक साल में काफी स्ट्रॉन्ग रही है। तो गुड्स जहां तक थे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के फॉर्म में थे। सर्विसेज जो हमने देखी, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, ये सब कंजम्पशन की जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे वो काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। जहां तक हमने देखा है, पिछले कुछ क्वार्टर्स में जो डिमांड फॉर गुड्स है वो कम हुई है, बट सर्विसेज की डिमांड अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। और यही जो स्ट्रेंथ है कंजम्पशन में, जो डिफरेंट हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स में भी कैप्चर होती है, उसका इम्पैक्ट रिटेल लेंडिंग पर दिख रहा है। अब आप चाहे देखें, वो हाउसिंग की डिमांड है, क्योंकि कोविड के बाद लोगों ने बड़े हाउसेस खरीदने की एस्पिरेशन रखी है। जो व्हीकल डिमांड थी, जो ऑलमोस्ट काफी, मतलब काफी स्लो डाउन हो गई थी इन कोविड ईयर्स, दैट हैज ऑल्सो बाउंस्ड बैक। अब तो सिचुएशन ऐसी है कि डिमांड इज outstripping supply, तो there is a very long wait also as far as vehicle loans is concerned. But जो डिमांड की हमने बाउंस बैक देखी है, उसका एक बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट रिटेल साइड पे आया है। तो ये तो रही डिमांड की बात। बट अगर आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्टोरी सप्लाई साइड से भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे फाइनेंशियल लेंडर्स हैं, चाहे वो बैंक्स हैं, अदर पेमेंट कंपनीज हैं, दे हैव ऑल्सो रीच्ड आउट टू कंज्यूमर्स। तो एक डिमांड और सप्लाई का मैच भी हो रहा है, कि ना ही सिर्फ रिटेल डिमांड बढ़ रही है, बट कहीं ना कहीं वो डिमांड सप्लाई साइड से भी केटर हो रही है फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। अब इसका जो फ्यूचर अगर आप पूछे, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जो कंजम्पशन है, स्पेशली अर्बन कंजम्पशन, उसमें हमें ये समझना चाहिए कि अर्बन कंजम्पशन है जो ज्यादा लेवरेज रहती है। अगर आप देखें, जो लोन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मेट्रोज, अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरियाज में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज। तो जो ये लेवरेज्ड कंजम्पशन है, जो अर्बन ओरिएंटेड है, कहीं ना कहीं हमें लगता है इसमें एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा इन द कोर्स ऑफ
रिमाइंडर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि हमने देखा पिछले 1 सवा साल में जब आरबीआई रेट बढ़ा रहा था, उन्होंने काफी स्पीड से रेट बढ़ाए और अभी भी वो ट्रांसमिशन ऑफ रेट इज नॉट कंप्लीट। तो वाइल कंज्यूमर्स आर फेसिंग हायर इंटरेस्ट रेट्स, बट वो अभी भी पीक पे नहीं पहुंचे जितने ट्रांसमिशन वारंट करता है। तो बिल्कुल। जब ये पूरा इम्पैक्ट ऑफ हायर रेट्स कंज्यूमर्स पे आएगा, तो चलिए इसी पूरी समीकरण को भी समझना है, क्योंकि एक तरफ ये बात सही है अपर्णा, शायद मेरे ख्याल से आप इस पर ज़्यादा समझाइश दे सके, लगातार आपसे बात होती रहती है और आपने इसको एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी बताई है, क्योंकि अब आने वाले वक्त में जो है डेट ट्रैप में फंसना बहुत आसान हो जाएगा लोगों के लिए। अपने ऊपर जो आर्थिक संकट वो मोड़ लेते हैं इस तरह के लोन लेकर, क्योंकि अनसिक्योर लोन की यहाँ पर बात हो रही है और इसके बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो आपकी आर्थिक जिंदगी पर असर डाल सकते हैं। इकोनॉमी के लिहाज से डिमांड निकल कर आ रही है, बैंकों के लिए अच्छा है, रिटेल लोन पे वो फोकस कर रहे हैं, आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा रही है, ट्रांसमिशन पूरा नहीं है उसके बावजूद भी डिमांड निकल के आ रही है, फेस्टिवल सीजन है, अर्बन डिमांड ज्यादा उभरती हुई दिखाई दे रही है, रूरल में अभी तक हम देख रहे हैं कि डिमांड स्लो है। ये समीकरण जस की तस है, लेकिन आपकी जेब का क्या? कंज्यूमर इज किंग शो का नाम है, कंज्यूमर पहलू से बात करेंगे, आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा? आप लगातार अपर्णा इस पर कवायद भी चलाती आई हैं और आप भी खुद कह रही हैं कि जिस तादाद से पर्सनल लोन जो है वो बढ़ रहे हैं, ये खतरे की घंटी है। कविता, लाइक नो लाइक वी ऑलवेज डिस्कस, ये जो पर्सनल लोन का पोर्टफोलियो ग्रोथ है ये अनरियल ग्रोथ है, एंड इसको सस्टेन करना बोथ फ्रॉम द लेंडर्स पर्सपेक्टिव एंड द बोरोवर्स पर्सपेक्टिव अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट पॉसिबल इन द लॉन्ग रन। ये सी एज अ लेंडर इट इज वेरी टेम्पटिंग, क्योंकि उनको स्प्रेड दिख रहा है आज। cost of funds, even if it is 7.5, 8%, lenders are able to lend at say 14%, 16%, 18%. अगर आप एनबीएफसी के पास चले जाएं तो फिर 22-24% का भी लोन आपको पर्सनल लोन मिल रहा है। सो फॉर देम द स्प्रेड इज वेरी ल्यूक्रेटिव, बट लाइक आई ऑलवेज से, अगर ये पोर्टफोलियो टूटने लगा तो फिर ये स्प्रेड का कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि मेजर लेंडर्स आर गोइंग टू बी सिटिंग ऑन ह्यूज एनपीएस। नाउ एज अ बोरोवर, मुझे आज देर इज ईज ऑफ बोरोइंग, मुझे पर्सनल लोन आज घर बैठे मेरे मोबाइल पे मैंने 2-4 अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए, यस 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 कर दिया, मुझे आधे घंटे में मेरे अकाउंट में पैसा है। सो ईज ऑफ बोरोइंग हैज बिकम a biggest temptation to borrow as well। एंड आज मुझे सिर्फ बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है, आज मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। लेकिन ये जो पिछले 1.5 साल में जो लोगों ने बोरो किया है, मुझे नहीं लगता ये वही रेट पे इसको सस्टेन कर पाएंगे एज फार एज द रीपेमेंट इज कंसर्न। कि इसके बाद वापस अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर बढ़ने लगा, तो ये जो पोर्टफोलियो है, ये दिस इज द फर्स्ट पोर्टफोलियो दैट स्टार्ट्स टू डिफॉल्ट। हमने अभी पिछले 15 साल से देखा है कविता, इट इज क्रेडिट कार्ड दैट पीपल स्टार्ट टू डिफॉल्ट फर्स्ट, एंड उसका तुरंत बाद इज द पर्सनल लोन। ऑटो लोन और होम लोन बाद में आते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन, बिकॉज बोथ, दोनों रीजंस है, दोनों अनसिक्योर्ड लोन्स है, तो उनको पता है कि उनका कुछ भी गिरवी रखा नहीं गया है। सेकेंडली, इसके जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बहुत ज्यादा है। जहाँ पे होम लोन 8-8.5% की बात कर रहे हैं, वहां पे अगर 13-14% का लोन है, तो बट ऑब्वियस है कि आप महंगे वाले लोन को ही पहले डिफॉल्ट करने शुरू करोगे। सो ये जो ट्रेंड है, ये बहुत जल्द हम देखने को शुरू करने वाले हैं। कविता, युविका, अपर्णा की ही बात को हम आगे ले जाते हुए, क्योंकि खतरा तो है, ये एस्टैब्लिश हो चुका है, लेकिन क्योंकि आप अर्बन और रूरल का एक हमें बात समझा रही थी अपने पहले जवाब में युविका, उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि अब जिस तरह के लोन मिल रहे हैं, जैसे अपर्णा ने भी हाईलाइट किया, एक क्लिक पर मिल रहा है ना। हालांकि आरबीआई ने भी इस पर लेकर बहुत सारे अपने मैंडेट्स दिए हैं, इसको भी रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है, कौन सही प्लेटफॉर्म है, कौन सा नहीं सही प्लेटफॉर्म है, खैर वो दूसरा मुद्दा है चर्चा का। लेकिन ये मुझे बताएं कि अब ओवरऑल रिटेल लोन की अगर मैं बात करूं, रूरल को लेकर फिलहाल क्या सिनेरियो है? अर्बन में तो हमेशा डिमांड ज्यादा रहती है, लेकिन क्योंकि एक क्लिक पर आप जो है लोन ले सक रहे हैं, तो ये तो छोटे और मझौले शहरों में भी ट्रेंड पकड़ रहा होगा और खतरे की घंटी ज्यादा वहां पर बड़ी है, क्या कहेंगी आप?
बिल्कुल, तो जो हमने रिटेल ट्रैक्शन देखा है वो हमने अक्रॉस सेगमेंट्स देखा है, जैसे कि मैं बता रही थी कि ना कि सिर्फ ये एक ट्रेंड है जो मेट्रो में देखा गया है, बट अगर आप देखें तो अर्बन और सेमी अर्बन, जो हम टियर 1 टियर 2 सिटीज टिपिकली बोलते हैं, वहां पे भी हमने रिटेल लोन की ट्रैक्शन देखी है। तो बोथ, अगर आप रूरल बोले तो रूरल में शायद थोड़े एग्री लोन्स को ज्यादा रेफर करना चाहूंगी, बट ये जो पर्सनल लोन्स कैटेगरी है जो हम अर्बन साइड पे देखते हैं, जो वो टियर 1 टियर 2, आई थिंक उनको लार्जली हम अर्बन ही क्लासिफाई करना चाहेंगे। और जहां तक अर्बन की बात है, जैसे मैं बोल रही थी, जो इम्पैक्ट है इंटरेस्ट रेट हाइक का, वो जब और मटीरियली आएगा। और एक और बात हमें समझनी है कि जो हमने पेंटअप डिमांड देखी थी गुड्स की आफ्टर कोविड, वो अनसस्टेनेबल है, क्योंकि आप एक नंबर ऑफ गुड्स ही कंज्यूम कर सकते हैं, चाहे आप एक कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदे इन द फॉर्म ऑफ बिग टिकट, चाहे वो कार हो, चाहे आपने छोटा कोई घर की इंप्रूवमेंट के लिए कुछ लोन लेके खरीदा हो, तो उस कंज्यूमर ड्यूरेबल की एक शेल्फ लाइफ है, चाहे वो 1 साल हो या 3 साल हो या 5 साल हो। आप रिपीटेडली वो कंज्यूमर ड्यूरेबल नहीं खरीदेंगे। तो जो एक नेचुरल फेडिंग आउट ऑफ पेंट अप डिमांड भी फॉर स्पेशली फॉर गुड्स देखी जाएगी ऑन दी अर्बन साइड ऑन दी इकोनॉमी। और बोथ ये फैक्टर्स, इंटरेस्ट रेट और फेडिंग ऑफ अर्बन डिमांड, पेंट अप डिमांड जो हमने देखी कोविड की अर्थ में, मिला जुला के इसका इम्पैक्ट ये होना चाहिए कि अर्बन कंजम्पशन कहीं ना कहीं स्लो डाउन होती हुई दिखेगी, और इसका इम्पैक्ट रिटेल साइड पे आएगा। पर मुझे ऐसा भी लगता है, अगर हम थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू देखें, इंडियन मार्केट फ्रॉम रिटेल साइड अभी भी एक बहुत अंडर पेनेट्रेटेड मार्केट है, अगर हम एशियन इकोनॉमीज या डेवलप्ड इकोनॉमीज से कंपेयर किया जाए। तो जो हमारी इंक्रीज इन रिटेल लेंडिंग हमने देखी है ऑन अ ट्रेंड बेसिस, ना कि 1 साल 2 साल की बात करे जाए, बट पिछले 5 या 10 साल में, आई थिंक वो जो मोनोटोनिक इंक्रीज है वो कहीं ना कहीं आगे भी बरकरार रहेगा। So from a long-term perspective, as the Indian economy grows, the demand for retail credit, there is scope for much further increase, and there is a big market जो अभी भी outside of the banking system है, जो banking system या financial system के अंदर pull होएगा। And keep in mind, हम बात कर रहे हैं एक economy की where there are a lot of young people which are entering the workforce or are coming of age। तो ये वो लोग हैं विच आर वेरी टेक savvy, जैसे आपने बोला एक बटन प्रेस करने पर लोन मिल जाता है, तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज आवर डेमोग्राफिक्स इज टर्निंग यंगर एंड यंगर। एंड फॉर दैट रीजन जो रिटेल डिमांड रहेगी फॉर क्रेडिट, वो फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल परस्पेक्टिव एटलीस्ट इंडियन इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग दिखनी चाहिए। तो जो वोलेटिलिटी हम सोच रहे हैं नेक्स्ट 6 to 8 months या फ्यू क्वार्टर्स में दिखेगी, बट notwithstanding that, structurally I think it's a story which remains positive for Indian economy। चलिए, इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा मंथन इस बात पर भी करना चाहिए अपर्णा कि कोविड के बाद ऐसा क्या हुआ। पहले तो हमने सबने सोचा कि देखिए 2 साल लोग घरों में बंद रहे, खर्चा नहीं किया उन्होंने, पेंट अप डिमांड उभर के आई है। लेकिन अगर वो डिमांड उस वक्त की पेंट अप डिमांड भी थी तो अब तक तो एग्जॉस्ट हो जानी चाहिए थी। अब तो ब्याज दरें भी बढ़नी शुरू हो चुकी है। ग्लोबल नैरेटिव जो है पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को लेकर देश का वो बदल चुका है, भारत में उसका असर पड़ रहा है। कितना भी कह लीजिए कि हम अपने ग्राउंड पे मजबूती से खड़े हैं, लेकिन जो चिंताएं हैं, जो चिंताओं के बादल विदेशों से आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम उससे अछूते हैं। उसके बावजूद भी जो डिमांड उभर रही है, युविका ने अच्छी बात कही, कहा कि हम एक यंग देश है, युवा देश है, और इसीलिए भी हम डिमांड बढ़ती हुई देख रहे हैं। तो आने वाले सिनेरियो में ये डिमांड की एक तो वजह जो हम इतनी अचानक से बढ़ती हुई हमने देखी, और अब अगर ये बढ़ेगी तो किस सेगमेंट में ज्यादा अपर्णा आपको ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? कविता, इसको हमको दो तरीके से देखना पड़ेगा। सी व्हाट वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट कि ये सस्टेन नहीं होगा, ये पोर्टफोलियो टूटने लगेगा, इज मेरे ख्याल से बोथ वेज। ए रेकलेस लेंडिंग, बी अग्रेसिव बोरोइंग। तो ये जो फिनोमिना है, ये कहीं ना कहीं जाके एक सेटल आएगा, एक देयर विल बी अ प्लेट्यू देयर। उसके बाद lender also will relook at how they want to lend. आज के तारीख में how easily they are able to lend, maybe they will also come up with more ifs and buts before they start lending. And as borrower, जो 2 बार धक्के खाएंगे तो तीसरे बार शायद 10 बार सोच के लोन लेंगे, ये नहीं कि मिल रहा है तो फट करके क्लिक किया। So that correction is also possible. But in the long term, what I continue to see is an increase in this whole home loan space, because टियर 1 के बाद आज के तारीख में अगर आप टियर 2 टियर 3 जाओ
वहां पे भी रियल एस्टेट का जो स्पेस है वो काफी डेवलप हो रहा है, बिकॉज द होल द वे पीपल वांट टू लिव has is undergoing a dramatic change. Family structure as a society is undergoing a change. तो ये सिर्फ अर्बन एरियाज में नहीं है, टीयर 2 टीयर 3 में भी है। अगर आप इंफ्रा देखो, आप मेट्रोज का कंस्ट्रक्शन देखो, ये अक्रॉस हो रहा है, ये सिर्फ मेट्रो में नहीं हो रहा है। तो ये जो होम लोन वाला जो सेगमेंट है, ये नेक्स्ट 5 से 10 साल ये ऐसे ही इसका ग्रोथ चलने वाला है। एंड पर्सनल लोन का जो स्पेस है, वो पर्सनल लोन का, लाइक आई सेड, देयर विल बी लिटिल मोर केयरफुल बोरोइंग, बट ये भी जो चीज है, ये चलने वाला है, बिकॉज लाइक while we say कि एक यंग जनरेशन है, aspirational purchases are always higher in the younger generation, and if the income is not going to meet that aspiration, the only other option you have is to swipe your credit card or take it on a personal loan. So this is going to continue. Kavita. युविका, अब थोड़ा सा हम जेनजीज और मिलेनियल्स की मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि भारत की ग्रोथ स्टोरी, विकास की स्टोरी अगर हम कहें, आत्मनिर्भर भारत की कहें तो जो बदलाव हमें पूरी अर्थव्यवस्था में और देश में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है युविका। और ऐसे में अब अगर विकास की गाड़ी आगे बढ़ेगी, मैं केवल डिमांड और लोन्स के सिनेरियो से नहीं बोल रही हूँ, कंजम्पशन और परचेसिंग पावर के लिहाज से भी मैं बोल रही हूँ। किस तरह से कमाई और कर्ज में आपको तालमेल बैठता हुआ दिखाई दे रहा है मिलेनियल्स, जेनजी या युवाओं की तरफ से? आई थिंक कविता हैंड इन हैंड स्टोरी है, जहां आपकी इनकम्स बढ़ेंगी, एस्पिरेशंस बढ़ेंगी, या आपकी एस्पिरेशन फॉर इनकम्स बढ़ेंगी, कहीं ना कहीं साथ ही साथ डिमांड बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं डेट भी उस जो इक्वेशन है उसमें आएगा। क्योंकि अगर आपकी इनकम और एस्पिरेशनल इनकम और करंट कंजम्पशन में कहीं ना कहीं मिसमैच है, तो जैसे अपर्णा ने बोला कि वो कहीं ना कहीं डेट फॉर अ टाइम पीरियड फुलफिल कर सकता है, फॉर अ टाइम पीरियड। ऐसा नहीं है कि आप डेट पाइल ऑन करते रहें, दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल फॉर एनी हाउस होल्ड, फॉर एनी इंडिविजुअल। बट अगर कहीं मिसमैच है आपकी इनकम एस्पिरेशन और कंजम्पशन में, तो वहां इनकम्स को सपोर्ट करने के लिए डेट इज अ गुड टूल, बट अ टेम्परेरी टूल। तो जहां तक देखा जाए इकोनॉमी की बात है, हमको पता है इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये पेस हमें लगता है कि सस्टेन करेगी। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर इन फेवर ऑफ इंडिया ऑल्सो, चाहे वो यंग डेमोग्राफिक्स की बात करें, हम टेक प्लेटफॉर्म्स की बात करें, द वे टेक्नोलॉजी इन द कंट्री हैज फ्लरिश्ड, there are a lot of support factors that could keep both incomes, consumption, also debt for that matter, growing in an upward direction. तो आउटलुक जो है वो पॉजिटिव ही है फॉर कंजम्पशन। जहां तक देखा जाए, अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया कंजम्पशन इज रूरल कंजम्पशन ऑल्सो, एंड दैट इज आई थिंक वेयर फोकस नीड्स टू बी मोर, बिकॉज अर्बन कंजम्पशन कहीं ना कहीं हमें लगता है एक ऑटो पायलट पे चलती है। यस, देयर कुड बी अप्स एंड डाउन्स बिकॉज ऑफ अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स, चाहे वो कोविड हो या कुछ बिजनेस साइकिल हो या इकोनॉमिक साइकिल हो। बट एक रूरल कंजम्पशन जो मेजोरिटी कंजम्पशन है हमारी जीडीपी का फैक्टर, उसको एक नॉच लेवल हमें ऊपर पहुंचाना है, सो दैट जो बेसिक इनकम्स जो सस्टेनेबल लेवल पे हैं वो कहीं ना कहीं एक लेवल ऊपर आए, द इकोनॉमी ग्रोज, एंड जैसे इकोनॉमी ग्रो करे, द पाई ऑफ द इकोनॉमी ऑल्सो ग्रोज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव्स। तो अगर देखा जाए इंडियन इकोनॉमी में बहुत इनइक्वालिटी है, तो एक तरफ हम बात करेंगे एकदम अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की, और फिर हम बात करेंगे जो रूरल पॉपुलेशन है, जो जिनको बेसिक नीड्स भी मिल नहीं रही, या हम कहते हैं एक मॉनसून खराब चला जाएगा तो हमारी रूरल इकोनॉमी रुक जाएगी। तो ये जो डाइवर्जेंस है, इसको हमें कहीं ना कहीं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हमें इस गैप को नैरो डाउन करना है। और उसका मतलब ये है कि जो रूरल पॉपुलेशन है उनकी इनकम लेवल्स को स्लोली ग्रेजुअली हमें अबव सस्टेनेंस लेवल बढ़ाना है, ताकि जो हम ससेप्टेबिलिटी देखते हैं मॉनसून की, या जो वोलेटिलिटी देखते हैं हम एग्री इनकम्स, रूरल इनकम्स में, वो कहीं ना कहीं खत्म होए इस इंडियन इकोनॉमी में, एंड ताकि जो हमारा बेस एवरेज कंजम्पशन है, पर कैपिटा कंजम्पशन जो हम बोलते हैं, तो वाइल हम एज इकोनॉमिस्ट आल्सो वी टॉक अबाउट जीडीपी ग्रोथ, बट हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली टॉक अबाउट पर कैपिटा इंक्रीज इन जीडीपी, राइट? सो पर कैपिटा जब तक हमारी ग्रोथ नहीं होगी, तब तक हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ के बेनिफिट्स हैं वो हर पॉपुलेशन, हर स्ट्राटा को नहीं मिलेंगे।
and for consumption to do well, it is extremely necessary, it is extremely important that all segments of the society, and especially rural, which is holds the key for mass consumption in the economy, wo grow kare, and that is where the focus has to be. अपर्णा, अब सारी चर्चा में आखिर में बहुत ज़रूरी है लोगों को आगाह कर देना कि जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, आपको डेट ट्रैप में नहीं फंसना है। बहुत सोच समझकर फाइनेंशियल प्लानिंग का सहारा लेते हुए कर्ज से मुक्त रहना है। क्या सलाह होगी? Like I always say, अगर आपको जरूरत नहीं है तो प्लीज डोंट से यस टू अ लोन। एंड आप जो भी लोन लेते हैं, इफ यू आर वेरी श्योर कि थ्रू आउट द एंटायर टेन्योर ऑफ द लोन आप वो रीपेमेंट सस्टेन कर पाओगे, तभी आप लोन लीजिए। अदरवाइज सी इफ यू कैन पोस्टपोन। एंड इन ऑल द लोन्स आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम पहले आपका डाउन पेमेंट कंट्रीब्यूट कर ले, ताकि आपके ईएमआई जो है वो मैनेजेबल हो और आपके फैमिली के कैश फ्लोज पे एडवर्स इम्पैक्ट नहीं आए। एंड कहीं ये आपका जो कैलकुलेशन, इफ दिस गोज रॉन्ग फॉर वॉट एवर एक्सटर्नल रीजन, जैसे अभी कोविड जैसा होपफुली दोबारा नहीं होना चाहिए, बट समथिंग इन द इकोनॉमी, जॉब लॉस और हेल्थ इशू और वॉट एवर, सो ऑलवेज सी दैट आप पहले जो सबसे जो एक्सपेंसिव वाले लोन है उसको आप कैसे टैकल करोगे, उसके बाद आप उस हायरार्की में आप रीपेमेंट का प्लान कीजिए। अनसेक्योर्ड लोन जो बहुत टेम्पटिंग है, इजी है डिफॉल्ट करना, लेकिन एज अ क्रेडिट एक्सपर्ट दैट डज द मैक्सिमम डैमेज। So if you start defaulting on your credit card or on your personal loan, वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा दोबारा आपको रीबिल्ड करके उसको आप ट्रैक पे लाने के लिए। सो ओवरऑल आप जो एक, जैसे हम कहते हैं ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो आप वैसे एक एनालिसिस करो कि कौन से लोन को हमको कैसे ट्रीट करना है और कैसे इसको रीपेमेंट करना है। एंड Kavita, the most important thing that I think now with this whole Gen Z that we are talking about, everybody is talking about a financial plan, about a your bucket list, and आपको क्या life में achieve करना है, but उसके साथ साथ equally important is to have a debt plan. I have been talking about this for the last 6 months vociferously everywhere कि हर एक को एक डेट प्लान भी करना है, क्योंकि डेट के सिवाय हम जी नहीं सकते आज, दैट इज अ रियलिटी। अगर हमको डेट लेना है तो लेट अस हैव अ प्लान इन प्लेस, उसके मुताबिक हम डेट लेके चले, तो फिर ये डेट ट्रैप, ये क्रेडिट प्रोफाइल गोइंग बैड, ऑल दैट वी कैन अवॉइड। अगर आपके पास प्लान है, प्लान मतलब क्या, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि आप नेक्स्ट 5 इयर्स या 7 इयर्स में आप क्या क्या अचीव करना चाहते हो, उस चीज को, उस माइलस्टोन्स को, आपको कहाँ कहाँ डेट लगने वाला है, एंड वो किस प्रकार का आप डेट लेंगे, एंड उसको आप सस्टेन कैसे करेंगे। मोटा मोटी एवरीथिंग 2+2 in life does not become 4 when we are dealing with human beings, but at least have a thought process in place, have a road map in place, फिर उसको ऊंच नीच can always be managed। कविता। कुल मिलाकर यही देखना होगा कि किस तरह से इस डिमांड में इजाफा होता है, लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि लोन डिमांड कहीं पर भी जाए, आपको कर्ज मुक्त रहना है। अगर अभी भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, जितना जल्दी हो सके इससे मुक्ति पाइए। अगर आने वाले वक्त में लेने वाले हैं तो अभी से ही रीपेमेंट स्ट्रैटेजी आपको सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका युविका और अपर्णा, आपका समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया इस पूरे शो के जरिए। और इसी के साथ कंज्यूमर इज किंग में इतना ही, मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।